गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने जितना भी कोर्स कंप्लीट किया है वो सब आप अपना रजिस्टर में कंप्लीट रखें, क्योंकि कभी भी स्कूल में रजिस्टर आपके मंगवाया जा सकता है और रजिस्टर को चेक करके उसके आधार पे आपकी ग्रेड भी डिसाइड की जाएगी। तो जितने भी आपको सवाल बताए गए हैं उन चैप्टर के सारे सवाल कंप्लीट कीजिए। थ्योरी का जितना पोर्शन है थ्योरी भी कंप्लीट कीजिए। जब ये पूरा आपका वर्क कंप्लीट हो तो आप उसकी फोटो खींचकर भी ग्रुप पर भेज सकते हैं या पीडीएफ बना करके आप सेंड कीजिए। जो आप लर्निंग करते हैं थ्योरी, उस थ्योरी की लर्निंग की वीडियो बनाइए और उसे भी ग्रुप पर शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी स्टडी होगी उतना आपके लिए ही, आपके रिजल्ट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसका कि आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टडी में आगे क्या करना है वो देखेंगे। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट। तलपट में हमने जितना कुछ भी देखा है वो आपको मैंने कल भी रिवीजन करवाया था, और उसके बाद मैंने आपको एक जर्नल का सम दिया था जो इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पूरी जर्नल की एंट्रियां के ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, इनके द्वारा आपको जर्नल की एंट्रियां करनी है और इन एंट्रियों के बाद में आपको उन्हीं सारे अकाउंट्स की लेजर प्रिपेयर करनी है, लेजर अकाउंट्स ओपन करने हैं जो यहाँ पर जर्नल में हमने सारे ट्रांजैक्शन को लिखा है। और जितने भी खाते यहाँ हमने लिखे हैं उनकी सबकी लेजर हमको लेजर अकाउंट में एक एक को इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करके और उनके बैलेंसेस को निकालना है, क्योंकि इन बैलेंसेस की सहायता से ही हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो आपने ये एग्जाम्पल देख लिया होगा। इसमें मैंने आपको बताया था यदि आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आपकी ओर से कुछ भी क्यूरी हो तो मेरे पास आनी चाहिए, लेकिन आपकी ओर से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली है तो ऐसा माना जाएगा कि आपने इसे देख लिया है, कर लिया है और आपको पूरा समझ में आ गया है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस के सम करेंगे तो उसमें हमें सिर्फ बैलेंस मेथड से ही सम करने हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बैलेंस मेथड के द्वारा जो सवाल करेंगे उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को अभी हम देखेंगे और उसके आधार पर फिर जितने सवाल हैं वो आपको पीछे जो सवाल दिए हैं अनसॉल्व्ड सम्स उनको आपको फिर करना है। तो आइए इस एग्जाम्पल को समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स रंगलाल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2016 फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। मैसर्स जो रंगलाल एंड सन्स कंपनी है उन्होंने 30 जून 2016 को अपने जो फाइनल बैलेंसेस बताए हैं उनके आधार पर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो जो यहाँ पे इन्होंने फॉलोइंग फिगर्स बताए हैं वो सारे अकाउंट के बैलेंसेस हैं, उन बैलेंसेस की सहायता से ही हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो आइए हम देख लेते हैं जो बैलेंसेस हैं। वो सबसे पहला है कैपिटल का। कैपिटल दिया है 46,000, कैश 2400 2400 रुपये, कमीशन डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है 500 रुपीज, परचेजेस की अमाउंट दी हुई है 23,800, बैंक का बैलेंस दिया है 5,100, ड्राइंग अकाउंट 1240, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बैलेंस 250, सैलरीज 3710, फर्नीचर 2,200, वेजेस 9,270, सेल्स 40,960, रेंट अकाउंट दिया है 52520 2520 रुपए, डेटर्स दिए हैं 27,040, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 4,120, क्रेडिटर्स दिए हैं जिन्हें लेनदार कहा जाता है 8,840, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 6,600, एडवर्टीजमेंट मतलब विज्ञापन है 600 के, और दिया है ओपनिंग स्टॉक 6,000।
तो जितना भी ये बैलेंसेस हैं इनकी सहायता से अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के जो कॉलम्स होते हैं उसमें सबसे पहला कॉलम होता है लेजर अकाउंट्स का, सेकंड कॉलम होगा LF का, थर्ड कॉलम होगा अमाउंट डेबिट का और फोर्थ कॉलम अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें हम लेजर अकाउंट्स में वे सारे अकाउंट्स के नाम लिखेंगे जिनको कि हमने यहाँ पर बैलेंसेस के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। अब हमें यह डिसाइड करना है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में। तो हमने जो सारे पहले थ्योरी देखी थी उसमें भी ये देखा था कि सभी हमारे संपत्तियों के खाते और सारे दायित्वों के खाते हम डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल जो दी हुई है वो कैपिटल हमारी संपत्ति है और संपत्ति है, लेकिन वो कैश के रूप में जब हमारे पास है तो वो संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन जो प्रोप्राइटर ने हमारे पास यह कैपिटल लगाई है वो हमारे लिए दायित्व के रूप में भी रहेगी, क्योंकि उसका हमें बाद में पेमेंट करना रहेगा। जब भी हम बिजनेस एंड करेंगे या हमारा बिजनेस समाप्त होगा तो हमें सबसे पहले लायबिलिटी के रूप में उस कैपिटल को वापस रिटर्न करना होगा जो कि उस प्रोप्राइटर ने या पूंजीपति ने अपना पैसा पूंजी के रूप में बिजनेस में लगाया है। तो इसलिए इसे एक दायित्व के रूप में बिजनेस की ओर से देखा जाता है। तो जो पूंजी खाते हैं वो एक दायित्व है और जितने भी लायबिलिटीज होती है उन सबके खातों को हमेशा क्रेडिट का बैलेंस दिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो कि हमें बैलेंस दिया हुआ था 46,000 का, इसे हम क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। इस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिख करके 46,000 और लेजर अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट डाल देंगे। तो इस तरह से ये पहली हमने ट्रांजैक्शन को या बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। सेकंड आएगी कैश। कैश मतलब रोकड़, जितनी हमारे पास कैश अभी हाथ में है तो वो कैश इन हैंड जो हमारे पास है वो हमारी संपत्ति मानी जाती है। तो इस संपत्ति को हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि यह असेट्स है। असेट्स के सारे अकाउंट हमेशा ऑलवेज बी डेबिटेड, इसलिए कैश अकाउंट को इसलिए डेबिट साइड में लिखा जाएगा इसके बैलेंस को। तो कैश अकाउंट हम लेजर अकाउंट्स में लिखेंगे और डेबिट साइड के अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे हम 2400 रुपये जो कि कैश का बैलेंस है। तीसरा जो हमारा अकाउंट है वो होगा कमीशन। कमीशन हम लेते भी हैं और हमारी ओर से पेमेंट किया भी जाता है, इसलिए कमीशन अकाउंट जो होगा उसका बैलेंस भी यहाँ पर डेबिट दिया हुआ है। मतलब यह हमारा खर्चा है। सभी खर्चे और हानियों को डेबिट साइड में हमें बैलेंस में लिखना है। तो यहाँ कमीशन एक्सपेंसेस के रूप में है क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए इसके डेबिट में हम अमाउंट के डेबिट साइड में कमीशन के बैलेंस को एज इट इज लिख देंगे। कमीशन जो कि एक एजेंट को दिया जाता है या एक बिचौलिए को उसके सैलरी या रेम्युनरेशन के रूप में कंपनी की ओर से या बिजनेस की ओर से पे किया जाता है। नेक्स्ट जो बैलेंस है वो है परचेस। परचेसेस मतलब क्रय, और परचेस अकाउंट जो क्रय खाता होता है उसके बैलेंस को भी हम डेबिट साइड में लिखते हैं क्योंकि जो सेल्स का जो अकाउंट होता है उसका ऑलवेज क्रेडिटेड एंड परचेस का ऑलवेज डेबिटेड बैलेंस होता है। तो इसलिए परचेस अकाउंट को हम अकाउंट के नाम में जो हम लेजर अकाउंट्स के नाम जहाँ पे पर्टिकुलर या लेजर अकाउंट्स का कॉलम है वहाँ परचेस अकाउंट लिख देंगे और 23,800 जो कि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम इस प्रकार कमीशन को हम डेबिट साइड के अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि परचेसेस अकाउंट जो क्रय खाता होता है, परचेस के हमेशा बैलेंसेस हमेशा डेबिट होंगे और सेल्स के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो परचेस अकाउंट जो 23,800 है ये हम डेबिट साइड के अमाउंट में लिख देंगे डेबिट के कॉलम में, और परचेस अकाउंट को हम लेजर अकाउंट्स के यहाँ पे जो हमने कॉलम जो बनाया हुआ है पहला वाला वहाँ पे परचेस अकाउंट लिख देंगे
क्योंकि इसका बैलेंस हमने यहाँ डेबिट बैलेंस के रूप में 23,800 रुपये लिखा है डेबिट कॉलम में। इसके बाद जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है बैंक। बैंक मतलब हमारा बैंक में कितना पैसा जमा है। तो यहाँ 5,100 रुपये दिए हुए हैं। ये भी हमारी संपत्ति के रूप में होता है, जैसे कैश इन हैंड होगी वैसे ही कैश एट बैंक होता है। तो इसे भी संपत्ति के रूप में देखा जाता है। और बिजनेस की जितनी भी संपत्तियां होती है उन सबके बैलेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। इसलिए बैंक अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। और 5,100 रुपये हमने डेबिट साइड में इसकी अमाउंट को लिखा है और बैंक अकाउंट डाला है हमने लेजर अकाउंट के कॉलम में। तो बैंक में जो हमने अकाउंट लेजर में ओपन किया है उसका जब हमने डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल लगाया और बैलेंस निकाला तो उसका बैलेंस आया होगा 5,100 रुपये। इसके बाद जो है ड्राइंग बिजनेस का खर्चा है और खर्चे और हानियों को डेबिट किया जाता है। इसका भी बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। तो ड्राइंग अकाउंट के 1,240 रुपये डेबिट साइड के हम लिखेंगे, डेबिट साइड के कॉलम में अमाउंट के ड्राइंग अकाउंट के सामने लिख देंगे 1,240 रुपये। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है डिस्काउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 250। जब डिस्काउंट अकाउंट हम लिखेंगे तो उसका जो बैलेंस दिया होता है वही बैलेंस हमें यहाँ पर उतारना है। यदि डेबिट बैलेंस दिया हो मतलब खर्चा है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब इनकम है। तो यहाँ डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस के रूप में हमने यहाँ इसे लिखा और डेबिट में इसका हमने बैलेंस को उतार दिया है। डिस्काउंट अकाउंट इस तरह से देखिए लिखा हुआ है डिस्काउंट और इसके सामने लिखे हुए हैं 250 रुपीज। इसी तरह अब जो नेक्स्ट होगा वो सैलरी अकाउंट। सैलरी मतलब वेतन खाता। जब हम अपने एम्प्लॉयज को, अपने यहाँ के कर्मचारियों को वेतन के रूप में पैसा देते हैं तो वह भी बिजनेस का खर्चा माना जाता है। और खर्चे और हानियों को डेबिट करते हुए 3,710 रुपये की अमाउंट को भी हम डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में डेबिट में लिखेंगे। तो इस तरह से 3,710 सैलरी अकाउंट और उसके सामने लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी के बाद में फर्नीचर मतलब हमने हमारे यहाँ एक संपत्ति खरीदी जिसका नाम फर्नीचर है। सारी संपत्तियों को, असेट्स को हम डेबिट करते हैं। जितनी भी हमारी असेट्स बिजनेस में परचेस की जाती है वो सभी हमारे डेबिट बैलेंस को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से 2,200 रुपये से जो हमारा नया फर्नीचर आया है उसको हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में हम उसकी अमाउंट को लिख देंगे फर्नीचर की और लेजर अकाउंट के कॉलम में हम फर्नीचर के अकाउंट को डाल देंगे। इसके बैलेंस को लिख देने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो है वेजेस एक हमारी मजदूरी के रूप में खर्चा है और हम अपने यहाँ के वर्कर्स को जो भी वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं, वह भी बिजनेस के खर्चे के रूप में हम लिखते हैं। इसलिए खर्चे और हानियों को डेबिट करते हुए वेजेस अकाउंट का 9,270 रुपये का जो ये शेष है, बैलेंस है, इसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट अमाउंट के कॉलम में लिखा जाएगा। और अकाउंट जो हमने यहाँ लेजर में खोला हुआ है वो है वेजेस, उसे हम लेजर अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद जो अकाउंट है वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब विक्रय खाता। जब भी विक्रय खाता हम लिखेंगे तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। जितना भी हमारे यहाँ से बेचा गया माल है वो हमेशा हमारे यहाँ उसके बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। तो इसलिए 40,960 रुपये से जो सेल्स हमने की है उस सेल्स के अकाउंट को यहाँ पर अकाउंट में सेल्स लिख करके और उसके बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस के कॉलम में लिखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान विशेष रूप से रखना है कि परचेज ऑलवेज डेबिटेड एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड। इसलिए हमने सेल्स अकाउंट को बैलेंस को यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है 40,960 रुपये। इसके बाद जो इसका बैलेंस है सेल्स के बाद है रेंट मतलब किराया है 2,520 रुपये। यहाँ पे हमें यह क्लियर नहीं है कि यह डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस।
कुछ भी नहीं दिया हो तो उसे खर्चा माना जाता है और खर्चे और हानियों को डेबिट किया जाता है। इसलिए 2520 रुपये रेंट का एक्सपेंसेस मान करके बिजनेस के एक्सपेंसेस के रूप में इसे लिखा जाता है। इसलिए रेंट अकाउंट लिख करके और उसके जो बैलेंस है उसे हम डेबिट पक्ष में डेबिट कॉलम के खर्चे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। रेंट के बाद आएगा डेटर्स। डेटर्स मतलब देनदार। ऐसे सारे देनदार जो हमारे यहाँ हमको पैसा देने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक हमको पेमेंट नहीं किया है, वो सब बिजनेस के डेटर्स कहलाते हैं। तो वे सारे डेटर्स 27,040 के डेटर्स का हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा। इसीलिए डेबिट बैलेंस के रूप में जब हम किसी अकाउंट को यहाँ लिखेंगे तो उसके अमाउंट को हम डेबिट के कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरह 27,040 रुपये जो डेबिट बैलेंस दिया हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसमें है सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्चे, विविध व्यय। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारे एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिटेड। इसीलिए 4,120 रुपये डेबिट बैलेंस के रूप में यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। जो हमारे देनदार क्रेडिटर्स मतलब देनदार, जो हमारे देनदार हैं, जो हमें बिजनेस में अमाउंट देने वाले हैं। तो ऐसे सारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, ऐसे सारे लेनदार जो कि हमसे बिजनेस में पैसा लेने वाले हैं, जो हमसे प्राप्त करने वाले हैं पैसे, जिनसे हमने उधार माल खरीदा हुआ है। तो ऐसे सारे लोग जिनसे हम उधार माल खरीद चुके हैं उन्हें हमें पैसा पेमेंट करना है, तो वो सब हमारे लेनदार कहलाएंगे, मतलब क्रेडिटर्स होंगे। तो ऐसे सारे क्रेडिटर्स यहाँ दिए हुए हैं 8,840 रुपीज के। ये 8,840 रुपीज जो है ये हमें क्रेडिट साइड में लिखना रहेगा, क्योंकि जो क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड का बैलेंस माना जाता है। जितने भी हमारे डेटर्स के बैलेंस है वो हमेशा डेबिट, और जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो इसीलिए यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट में नाम लिख करके और हमें 8,840 को क्रेडिट साइड के अमाउंट के कॉलम में लिखना रहेगा। इसका नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी मीन्स जो हमने हमारे यहाँ यंत्र खरीदे हैं, वह यंत्र जो हमारी असेट्स के रूप में हमने परचेस किए हैं, तो वो मशीनरी हम हमारे यहाँ डेबिट करेंगे, क्योंकि वह हमारी असेट्स है। और असेट्स को, जितनी भी असेट्स होती है उन सब के अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। इसलिए मशीनरी अकाउंट 6,600 रुपये से डेबिट के कॉलम में इसकी बैलेंस को लिखा जाएगा। इसके बाद हुए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब हमारे यहाँ जो विज्ञापन का खर्चा होता है वह विज्ञापन के खर्चे के रूप में यहाँ 600 रुपये हमारे पास मिले हैं। तो ये 600 रुपये हमारा एक्सपेंसेस है, इसे हमें पे करना रहेगा। और इसे जब हमने अकाउंट में ओपन किया है, मतलब हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का जब बैलेंस निकाला है, तो उसमें 600 रुपये अभी हमारे खर्चे के बाकी हैं जो हम पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए खर्चे और हानियों को डेबिट करते हुए खर्चों जो एडवर्टाइजमेंट है उसका डेबिट बैलेंस लिख करके डेबिट वाले कॉलम में 600 रुपये हम लिख देंगे और अकाउंट का नाम लिखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट लेजर अकाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब शुरुआत या प्रारंभिक रहतिया। ओपनिंग स्टॉक हमेशा बिजनेस में जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं या हम पूरे वर्ष बिजनेस करते हैं और नेक्स्ट ईयर वापस चालू करते हैं, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही हमारे करंट ईयर या ओपनिंग जो ईयर होगा उसका स्टॉक कहलाएगा। तो उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि यह हमारी एक संपत्ति है और इस संपत्ति को लेकर के ही हम अगले साल वापस बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर हम लेजर अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे और उसके अमाउंट लिखेंगे 6,000 डेबिट अमाउंट के कॉलम में।
तो डेबिट बैलेंसेस के रूप में हम 6000 रुपीज ओपनिंग स्टॉक के यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उन सभी ट्रांजैक्शंस को, मतलब जितने हमारे पास यहाँ पर लेजर के अकाउंट्स के बैलेंसेस थे, उन सभी बैलेंसेस को पूरी तरह से यहाँ हमने उनके डेबिट या क्रेडिट होने के आधार पर ट्रायल बैलेंस की इस लिस्ट में, ट्रायल बैलेंस की इस सूची में हमने उसे डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में यहाँ दर्शा दिया। जब हमारा ये पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस को हमने जहाँ लिख दिया, उसके बाद इसकी ग्रैंड टोटल की जाती है। जब ग्रैंड टोटल की जाएगी तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने पहले क्रेडिट साइड की टोटल करना है, क्योंकि क्रेडिट साइड में बहुत ही कम अमाउंट लिखी जाती है। तो हमेशा जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो क्रेडिट साइड की टोटल आपको सबसे पहले लगानी है। तो इस प्रकार से क्रेडिट साइड में हमने जो भी ट्रांजैक्शन लिखे हैं, पहला 46,000 का है, सेकंड 40,960 का है और थर्ड ट्रांजैक्शन 8,840, जो कि हमारे ये तीनों खातों के हमने शेष को लिखा है, बैलेंस को लिखा है। इन तीनों को ही हम एक अलग से रफ पेज पर या जहां आपने ट्रायल बैलेंस किया है उसी के सामने वाले पेज पर इनकी टोटल आप लगा लेंगे। इनकी जब टोटल लगाई जाएगी तो उसका टोटल जो आया है वो 95,800 रुपीज होगा। 95,800 रुपये की इस टोटल को हमें अब डेबिट साइड की टोटल से मिलाना होगा। जब हम डेबिट साइड की टोटल करेंगे तो इसमें बहुत सारी टोटल्स दी हुई है, बहुत सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, तो आपको इन सब को एक अलग पेज पर पूरा सीक्वेंस में लिखना रहेगा। इसमें आप जब इसको लिखेंगे टोटल करने के लिए तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो इसकी 2000 है वह 2000 वाली लाइन में ही होनी चाहिए और 1000 की एक के नीचे एक ही आनी चाहिए, टेंस की एक के नीचे एक आनी चाहिए, जो वंस और टेंस, हंड्रेड्स, ये सारी डिजिट्स आप यदि बिल्कुल सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपकी टोटल एक बार में ही पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। तो 2500 और 23,800, 5,100, 1,240, 250, 3,710, 2,200, 9,720, 2,520, 27,040, 4120, 6,600, 600 और फिर 6,000। तो इस प्रकार से जितनी भी आप लोग अमाउंट लिखेंगे उन्हें सीक्वेंस में आपको लिखना है। जो कॉलम का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वंस जो आपका 00 आएगा उसको आप सबसे पहले टोटल करेंगे, मतलब वंस से टोटल करते हुए और फिर 1000 तक आएंगे। इसका जब आपका टोटल होगा तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने जो टोटल लगाया है वो जो क्रेडिट साइड की टोटल है उसके इक्वल आ रहा है या नहीं। इस प्रकार क्रेडिट साइड की टोटल के इक्वल ही डेबिट साइड की टोटल आ जानी चाहिए। और यदि आपकी एक बार में ही टोटल आ जाती है तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों के अमाउंट को आपने सही लिखा है और उसका सही टोटल लगा लिया। लेकिन यदि किसी भी तरह की अगर इसमें कुछ मिस्टेक आती है, कोई डिफरेंस आता है किसी डिजिट का, तो आपको टोटल दोबारा एक बार लगा करके और कंफर्म करना होगा कि आपने जितनी भी डिजिट्स लिखी है उन सब का टोटल आपने पूरा सही लगाया है। तो इस प्रकार से जो डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट होती है उनके टोटल को आपको विशेष रूप से ध्यान पूर्वक लगाना है। जब ये टोटल आपकी मिल जाती है तो इसमें नीचे जो 2 लाइन खींच करके टोटल के नीचे डबल लाइन खींच करके उसे बंद कर दिया जाता है, ताकि हमारे यहाँ पे यह क्लियर हो जाता है कि हमने जो टोटल लगाई है वो दोनों तरफ, दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली हो चुकी है और अब इसके नीचे हमें कुछ भी नहीं करना है और उसके सामने हेडिंग डाल दिया जाता है ग्रैंड टोटल। इसके बाद जब हमें यह पूरा कंप्लीट हमारा हो गया, उसके बाद एक लाइन पूरी खींच करके और इस सवाल को बंद कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है।
यदि आपको किसी भी सवाल में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट दी हुई होती है तो उसे ये सवाल पूरा बंद हो जाने के बाद नीचे एक लाइन में या एक नोट के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि इस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया जो भी अमाउंट आपको दी जाए वह अमाउंट आपको लिखनी रहेगी। तो इस तरह से आपको ये सवाल पूरा कंप्लीट करना है। ये सवाल एक कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ये कंफर्म होगा कि आपने जितने भी बैलेंसेस को यहाँ पर लिखा है वो सही आपने डेबिट और क्रेडिट उनको सही तरीके से चुन करके और लिखा है। तो ये आपकी यदि टोटल मिल जाती है तो इस बात का पूरी पुष्टि हो जाती है कि आपने सही बैलेंसेस उतारे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3, इस एग्जाम्पल को भी अब आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इस एग्जाम्पल में भी आपको बहुत सारी जो लेजर अकाउंट्स दिए हुए हैं उनके और जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दी हुई है उन दोनों के जो बैलेंसेस यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं ये बैलेंस इनकरेक्ट दिखाए गए हैं। तो इसको आपको करेक्ट करना है क्योंकि यदि आप जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिटेड होता है और यदि वो डेबिट में लिखा हुआ है तो आप इसे पकड़ करके बता सकते हैं इस गलती को कि इसमें ये गलती हुई है कि ये 25,000 रुपये क्रेडिट में आना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप एक ट्रांजैक्शन को पहले समझ लेंगे कि कौन से बैलेंस को कहाँ लिखा जाता है, जो हमारी लिस्ट मैंने बताई थी उस लिस्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उस लिस्ट के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे कि आपने कौन से बैलेंसेस को सही लिखा है और कौन से बैलेंस आपने यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। तो ये जांचने के लिए आप यह क्लियर रहेगा कि ऑलवेज डेबिटेड बैलेंसेस कौन कौन से होते हैं और ऑलवेज क्रेडिट बैलेंसेस कौन से होंगे। जिनमें हमें डेबिट और क्रेडिट में डाउट हो, जैसे एक्सपेंसेस होता है, रेंट हुआ, डिस्काउंट हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट हुआ, उसमें आपको क्लियर ही दिया होता है कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। यदि आपको इन केस नहीं दिया होता है कि इसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है तो खर्चे मान करके या एक्सपेंसेस के रूप में हम मान करके और उसे डेबिट में लिखते हैं। तो आपको अब ये ध्यान रखना, आपको दोनों ही प्रकार के सवालों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि कई बार सिर्फ बैलेंसेस दे दिए जाते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया था, ये सेकंड जो हमने अभी किया एग्जाम्पल इसमें दिया था, इसके बैलेंसेस को हम डिसाइड करके और फिर सवाल करते हैं। और दूसरे तरह के सवाल जो कि इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस हमें दिया जाता है उसे करेक्ट करके और फिर सही ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, जिसे करेक्ट ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। तो दोनों ही तरह के सवालों को यदि आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, यदि आपको पता होगा कि कौन से बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट में लिखे जाते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस बताया है इसको आप घर पे होमवर्क के रूप में करेंगे और सही ट्रायल बैलेंस इसमें किया हुआ भी है, ये भी आप देखेंगे कि बाद में देखेंगे कि पहले आप डिसाइड करेंगे कि इसका बैलेंस डेबिट आना चाहिए था या क्रेडिट आना चाहिए था। मीन्स यदि आप इस सवाल में ये जो एग्जाम्पल दिया है यहीं पे आप पहले पेंसिल से लिख लेंगे कि इसे यहाँ जाना चाहिए था क्रेडिट में, ये तो सेल्स है इसे भी क्रेडिट में जाना चाहिए था। तो इस प्रकार एक एक जो अकाउंट है उसका आप डिसाइड करके और यहाँ पेंसिल से कंप्लीट करके और उसके बाद ही आप यहाँ सही ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि आपके पास आगे और इसी टाइप के सवाल होंगे जिसमें आपको गलत या अशुद्ध ट्रायल बैलेंस दिया होकर के आपको उसे शुद्ध या कंप्लीट करना रहेगा, जो कि बैलेंसेस गलत लिखे हैं उन्हें सही करके। तो दोनों ही तरह के सवालों की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस के बाद में ही आप इन जिस चैप्टर के सवालों को है वो पूर्ण कर पाएंगे। तो जो पीछे न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड दिए हुए हैं उन अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स को करने के पहले आपको जितने भी इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल जो इसमें मैक्सिमम ऐसे दिए हैं कि इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है और उसे करेक्ट करना है। तो ऐसे ही सवालों की आप प्रैक्टिस भी कीजिए और पूरे इसके एग्जाम्पल आप देख करके और फिर उसके बैक साइड में जो न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड दिए हैं उसे आपको कंप्लीट करना है।
तो इतना काम आप कंप्लीट करके रखेंगे। इसमें यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप निश्चित मुझे ये या तो व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए या फिर आप मैसेज दे करके भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते। मुझे आपके पूरे सवाल कंप्लीट चाहिए, इसलिए आप जल्दी ही आज ही इन सवालों को सबको देख करके और अपने सवाल करना शुरू कर दीजिए। आपकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं ये मानकर चलूंगी कि आपने सारे सवाल कर लिए हैं। लेकिन इन सवालों को करने के बाद इनकी आपको मुझे फोटो जरूर भेजनी है। जो अनसॉल्व्ड आप सवाल पूरे करेंगे उसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में उन सब की आपको मुझे पिक्स भेजनी है व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे या पर्सनल पे। तो आप इन सवालों को जल्दी ही करके और मुझे भेजेंगे।